नमस्कार, मेरा नाम कुमार आदित्य हुआ। आदित्य के सीटेट क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक पंक्ति है। सोचो मत, शुरुआत करो। वादा मत करो, साबित करो। बताओ मत, करके दिखाओ। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सीटेट क्लासेस अब की बार सीटेट पार 2022 का जो लक्ष्य लेकर मैं जो उपस्थित हुआ हूँ, इसको सफल करते हैं और हम लोग को इस बार साबित कर देना है कि सीटेट में हम लोग को 100 से ऊपर ज़्यादा मार्क्स लाना है। मैं बार बार एक ही शब्द को बोलता हूँ, शब्दों को पकड़िएगा, सीटेट पार कर जाइएगा। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल हुआ। अभी तक जितने भी पढ़ाए जा रहे हैं वो सब आपको यहाँ पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। टेलीग्राम पे सब नोट्स आपको उपलब्ध करा दिए जा रहे हैं। तो आज का जो हम लोग का जो चैप्टर है, समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे, क्लास जो है आपको समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे के बारे में आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। समाज में जो है भेदभाव, ये लड़की है, ये लड़का है, ये स्त्री है, पुरुष है, ये सब के लेके जो अवधारणा है, इसमें आज हम लोग पूरा उसके बारे में चर्चा करेंगे और पढ़ाई भी करेंगे। इसके बारे में हम लोग बहुत विस्तृत रूप से आज चर्चा करेंगे इस पर। आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। परीक्षा उपयोगी तथ्य आप सभी के लिए मैं लेकर यह उपस्थित हुआ हूँ। समाज विकास में बालक एवं बालिकाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अनेक शिक्षावादी तथा मनोवैज्ञानिकों का मत है कि सामाजिक तथा शारीरिक आधार पर महिलाओं और पुरुषों में भिन्नता है। अगला बिंदु कहता है, आयु में वृद्धि के साथ ही बालक बालिकाओं में अनुभव का विकास उनकी बौद्धिक क्षमता को प्रभावित करता है। अगला बिंदु कहता है, लैंगिक भेद लगभग सभी क्षेत्र में विद्यमान है, जैसे व्यक्तित्व के विकास में, आयु के विकास में, जाति के विषय में, शिक्षा के विषय में। इनमें भेदभाव को कम करने के लिए अध्यापक को लिंग भेद आधारित भावना के विरुद्ध साहसिकी कदम उठाना होगा। अगला बिंदु कहता है, लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष के जैविक बनाव ही नहीं, बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित परंपरागत रूढ़िवादी विचार व सामाजिक मान्यताएं भी जिम्मेदार हैं। इसके लिए कार्यों का बंटवारा लैंगिक आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि जहां लड़कियों के घर के बाहर कार्यों को करने की आज़ादी हो, वहीं लड़कों के भी के लिए भी यह आवश्यक है कि वे घरेलू कार्यों में अपना सहयोग प्रदान करें। आइए अब हम लोग चैप्टर को विस्तृत रूप से इस लैंगिक मुद्दे के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। लैंगिक को इंग्लिश में जेंडर कहा जाता है। लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष के जैविक बनावट ही नहीं, बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियों और अस्वीकृत सामाजिक मान्यताएं हैं। इस बिंदु पर मैं एक बार गौर कर देना चाहता हूँ कि जैसे कि प्राचीन से एक परंपरा चली आ रही है, किसी घर में स्त्री हुई, अरे स्त्री हुई है, इसका तो वंश नहीं चलेगा, ऐसे ये सब चीज़ का ही होगा, अब इसको तो बहुत ज़्यादा कर्जा लेना पड़ेगा, ये सब चीज़ के बात आती है। ठीक है, वही लड़का होगा तो बोले कि हाँ इसका वंशज बढ़ेगा, ये सब चीज़ करके इस तरह की एक समाज में जो रूढ़िवाद है उसको एक अलग नज़रिए से एक स्त्री और पुरुष को एक अलग नज़रिए से यहाँ पे देखा जा रहा है।
इस पर भी हम लोग गहन चर्चा करेंगे। आइए हम लोग इस बिंदु पर दूसरे बिंदु पर हम लोग देखते हैं इसका। लड़के और लड़कियों के पालन पोषण के क्रम में यह मान्यता उनके मन में बैठा दी जाती है कि महिलाओं को मुख्य जिम्मेदारी गृहस्थी चलाने और बच्चे का पालन पोषण करने की है। यह तथ्य अधिकतर परिवार के श्रेय के लैंगिक विभाजन से झलकता है। अब देखिए क्या है, एक परिवार में मान लीजिए कि दो जुड़वा बच्चे हुए, एक लड़की हुई और एक लड़का हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जो सामाजिक रूढ़िवादिता जो है, लड़की पर कम ध्यान देगा, लड़का पर ज़्यादा ध्यान देगा, उसको हॉर्लिक्स पिलाएगा, उसको सब चीज़ करेगा, ये देखने को मिलता है। वहीं लड़की है, उसको उतना प्रोत्साहन नहीं देगा, उसको उतना विटामिन ये सब चीज़ कहीं नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ये समाज जो है ये नहीं जानता है कि जननी जो होती है वो बच्ची जो है वो बड़ी होगी, फिर अपने ये सब चीज़ें करेगी, फिर तो आगे का तो वही तो जनरेशन देने वाली है ना, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए समानता पहले ही यहाँ पर रूढ़िवाद हम ये सब चीज़ क्या है, लड़का हुआ तो उसको ज़्यादा खिलाएंगे, उसको हॉर्लिक्स पिलाएंगे, दूध पिलाएंगे, ये सब चीज़ें ज़्यादा, ये सब चीज़ें। और वही लड़की है तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। ये गलत ये सब चीज़ का है, ठीक है। वही इसी के बात में यह बिंदु पर है, लड़के और लड़कियों के पालन पोषण में क्रम में यह मान्यता मन में बैठा दी जाती है कि महिलाओं को मुख्य जिम्मेदारी गृहस्थी चलाने और बच्चे का पालन पोषण करने की है। यह तथ्य अधिकतर परिवार के श्रम के लैंगिक विभाजन से झलकता है। यहाँ से यही स्पष्ट होता है, महिलाएं घरेलू कार्य करती हैं जैसे कि भोजन बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना आदि, जबकि पुरुष घर के बाहर का कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है कि पुरुष ये सभी नहीं कर सकते हैं। वास्तव में वे सोचते हैं कि ऐसा कार्यों को करना महिलाओं की जिम्मेदारी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो भी स्त्री या पुरुष हैं उनको ये बात को समझना पड़ेगा कि परिवार इस तरह नहीं चलता। परिवार के लिए दोनों आदमी को साथ साथ रह के काम करना पड़ता है। एकल ऐसे नहीं होगा कि हाँ तुम कपड़ा खाए पीछे हो, तुम खाना खाए बनाओ, ये सब चीज़ करने के लिए, ऐसा नहीं होता है। आज का जो युग है उसमें दोनों आदमी को सोच कर समझ के सब काम करना पड़ता है। यहाँ बच्चों को भी अब यहाँ पर समझना पड़ेगा कि हाँ मम्मी के हाथ में, सिस्टर के हाथ में, इस सबको काम में हाथ बटाना पड़ेगा उसको, है ना। इस चीज़ को समझना पड़ेगा। आज अगर हम इसका नींव नहीं डालेंगे तो आगे चलकर वही रूढ़िवादिता वाली बात आ जाएगी, है कि नहीं। चलिए आइए हम लोग दूसरे बिंदु की ओर बढ़ते हैं, समाज निर्माण में लैंगिक की भूमिका। अब समाज निर्माण जो हो रहा है उसमें लिंग की भूमिका क्या है। जब बालक 13 या 14 वर्ष की आयु में प्रवेश करता है तब उसके प्रति दूसरों के प्रति उसे कुछ दृष्टिकोण से उसके अनुभव एवं सामाजिक संबंधों में परिवर्तन होने लगता है। इन परिवर्तनों के कारण उसके सामाजिक विकास के रूप में निम्न होते हैं जो इस प्रकार हैं। बालक और बालिकाएं दोनों अपने अपने समूह का निर्माण करते हैं, ठीक है। इन समूहों का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन जैसे पर्यटन, पिकनिक, नृत्य, संगीत इत्यादि है। दूसरा बिंदु कहता है बालक और बालिकाओं में एक दूसरे के प्रति बहुत आकर्षण उत्पन्न हो जाता है, अतः वे अपने सर्वोत्तम वेशभूषा बनाव, श्रृंगार, सज धज में अपने को एक दूसरे के सक्षम प्रस्तुत करते हैं। कुछ बालक और बालिकाएं किसी भी समूह के सदस्य नहीं बनते हैं। वे उनके अलग रहकर अपने या विभिन्न लिंग के व्यक्ति से घनिष्ठता स्थापित कर लेते हैं और उसी के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं। बालकों में अपने समूह के प्रति अत्यधिक भक्ति होती है। वे उसके द्वारा स्वीकृत वेशभूषा, आचार विचार आदि
को अपना आदर्श बनाते हैं। अगला बिंदु कहता है समूह सदस्य के कारण उनमें नेतृत्व, उत्साह, सहानुभूति, सद्भावना इत्यादि सामाजिक गुणों का विकास होता है। आइए अगले बिंदु को और प्रकाश डालते हैं। इस अवस्था में बालकों की बालिकाओं का अपने माता पिता से किसी न किसी बात पर संघर्ष या मतभेद हो जाता है। यदि माता पिता उनकी स्वतंत्रता का दमन करते हैं, जीवन को अपने आदेशों की तरह ढालने का प्रयत्न करते हैं या इनके समक्ष नैतिक आदर्श प्रस्तुत करते हैं, करके उसका अनुकरण किया जाने पर बल देते हैं। किशोर बाल और बालिकाओं अपने भावी व्यवसाय का चुनाव करने के लिए सदैव चिंतित रहते हैं। इस कार्य में उनकी सफलता असफलता और उसके सामाजिक विकास को निश्चित रूप से प्रभावित करते हैं। अगला बिंदु कहता है किशोर बाल बालिका सदैव किसी न किसी चिंता या समस्या से उलझे रहते हैं, जैसे धन, प्रेम, विवाह, कक्षा में प्रगति, पारिवारिक जीवन इत्यादि। ये समस्याएं उनके सामाजिक विकास की गति को तीव्र या मंद, उचित या अनुचित दिशा प्रदान करती है। आइए हम लोग अब तृतीय बिंदु को पढ़ते हैं। लैंगिक भेदभाव। अनेक शिक्षावादी तथा मनोवैज्ञानिक ने महिलाओं तथा पुरुषों की उपलब्धि की तुलना को अपने अनुसंधान का विषय बनाया है। उन्होंने अपने प्रतिदर्शन को 2 भागों में विभाजित किया है, महिला और पुरुष। इन 2 के तथ्यों के अनुसार सामाजिक तथा शारीरिक आधार पर महिला और पुरुष में भिन्नता है। आइए हम लोग पहले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। इस अनुसंधान का मुख्य लक्ष्य था महिला और पुरुष के भेद को लिंग व्यवहार के द्वारा समुचित रूप में समझाना। इस अनुसंधान का आधार मनोवैज्ञानिक या सामाजिक नहीं था। यह तथ्य इस कारण को सिद्ध करते हैं कि शारीरिक बनावट के अनुसार दोनों को संवेगों में भी अंतर होता है। आइए हम अगले बिंदु को ओर बढ़ते हैं। महिलाओं और पुरुष वर्ग में सामान्य बुद्धि के संबंध में समानता पाई जाती है। इन वर्गों में भेद कुछ विशेष योग्यताओं या लक्षणों को लेकर है। औसतन पुरुष में महिलाओं की तुलना में तर्क करने, वस्तुओं को समानता खोजने तथा समान ज्ञान के क्षेत्र में कुछ श्रेष्ठ के संकेत मिलते हैं। लड़कियों में स्मरण शक्ति, भाषा तथा सौंदर्य बोध का गुण अधिक होते हैं। आइए देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है। औसतन पुरुष और महिलाओं की तुलना में तर्क करने, वस्तु में समानता खोजने तथा समान ज्ञान के क्षेत्र में कुछ श्रेष्ठ संकेत मिलते हैं। लड़कियों में क्या है? लड़कियों में स्मरण शक्ति, भाषा तथा सौंदर्य के बोध के गुण अधिक होते हैं। आइए हम लोग अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। शोध से यह पता लगाया गया है कि छात्राओं की भाषा विकास छात्रों की तुलना में अल्प आयु से ही अधिक होता है। विद्यालय पूर्व आयु वर्ग की बालिकाओं की शब्दावली इस आयु वर्ग के बालकों की तुलना में अधिक सक्षम होती है। छात्रों की पठन गति भी छात्रों से अधिक होती है। सामान्यतः दोनों वर्गों की बुद्धि अथवा शैक्षिक अभिक्षमता में इतना भेद नहीं होता है कि वे किसी दिए कार्य को असमान क्षमता से प्रसन्न न करें। इन तथ्यों में अंतर जन्मजात बौद्धिक स्तर के कारण ही होता है। आइए हम लोग चौथे बिंदु की ओर बढ़ते हैं। व्यक्तित्व के विशेष में लैंगिक भेद। व्यक्तित्व भिन्नता के कारण ही
बौद्धिक आचरण, व्यवहार तथा उपलब्धियों में अंतर आने लगता है। रुचि, आदत, पृष्ठभूमि, जीवन के उद्देश्य तथा बौद्धिक योग्यता में भिन्नता के कारण ही हर व्यक्ति आशानुकूल उपलब्धियों के लिए अपने आचरण मार्ग खोज निकालता है। आइए अगला बिंदु कहता है, कुछ व्यक्ति अंतर्मुखी तथा कुछ बाहरमुखी के आचरण के होते हैं। कुछ जो है अंतर्मुखी, जो अंतर ही अपने बात को अंदर ही रख लेते हैं। कुछ जो होता है बाहरमुखी, वो कुछ मैंने ज़्यादा अपने बात को बाहर हो रखते हैं। ठीक है, किसी को अधिगम एक विधि अच्छी लगती है तो दूसरे को अन्य विधि अच्छी लगती है। कुछ आक्रामक भाव स्वभाव के होते हैं, कुछ स्वभाव के विनम्र होते हैं। इस प्रकार के अबौद्धिक लक्षण तथा गुण उसके विकास तथा मानसिक योग्यता की अभिव्यक्ति को अलग अलग दिशाओं में प्रभावित कर सकते हैं। आइए हम लोग अगले बिंदु को पढ़ते हैं। 5वें बिंदु कहता है, आयु के विषय में लैंगिक भेद। अवस्थाएं विकास के साथ ही बालक बालिकाओं में व्यक्तिगत रूप से वर्गत या समूहगत रूप से भेद परिलक्षित होते हैं। जैसे जैसे अवस्था में विकास होता रहता है, उसी प्रकार व्यक्ति में वातावरण से उत्पन्न जटिल समस्याओं के समाधान निकालने की क्षमता भी विकसित होने लगती है। बालक बालिकाओं जैसे शैशवावस्था को पार कर प्रौढ़ावस्था तक पहुँचने लगते हैं। उनकी बौद्धिक विकास भी उसी के साथ साथ विकसित होता चला जाता है। इसी प्रकार इनकी शारीरिक बनावट, तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क तथा कार्य करने की क्षमता आयु के साथ साथ विकसित होते रहते हैं। आइए हम लोग अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अतः आयु दोनों वर्गों में भेद का महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि बालक बालिकाओं में अनुभव का विकास उनकी बौद्धिक क्षमता को प्रभावित करता है। आइए हम लोग अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। जाति के विषय में लैंगिक मुद्दे। विभिन्न जातियों के समूह पर किए गए शोध से यह ज्ञात होता है कि उच्च बौद्धिक मान्यता के क्षेत्र यथा तर्क, अवधान, अंतर्दृष्टि, निर्णय कुशलता में भेद का परिलक्षित हुए हैं। आदि जाति के लोगों में संवेदी तथा चालक अभिलक्षण संवेदी अनुक्रिया में सूक्ष्म तथा प्रत्यक्षण की सूक्ष्मता काफ़ी अधिक थी। आइए हम लोग इस पहले दूसरे बिंदु की ओर प्रकाश डालते हैं। अमिश्रित जाति पर मनोवैज्ञानिक अध्ययन करना बड़ा जटिल कार्य है। जब हम एक ही देश में रहने वाले दो जातियों का अध्ययन करते हैं, उनका वर्गीकरण करना कठिन होता है। ऐसे समय में उनके सांस्कृतिक तथा सामाजिक प्रभाव का सम्मिश्रण इतना अधिक हो जाता है कि जाति संबंधी प्राकृतिक गुण को अलग कर पाना संभव नहीं है। आइए हम लोग अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। मानसिक विकास का स्तर, क्रम, वातावरण के प्रभाव तथा व्यक्ति की व्यक्तिगत योग्यताओं के आदान प्रदान की विचित्र प्रक्रिया है। किसी क्षेत्र विशेष का भौगोलिक वातावरण, जलवायु, रहन सहन का ढंग, सांस्कृतिक वातावरण व्यक्ति के लंबे जीवन को इतना अधिक प्रभावित करता है कि वे प्रभाव की अलग से जांच करना बहुत कठिन है। आइए शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक मुद्दे के बारे में हम चर्चा करेंगे।
प्रायः समाज में लड़कियों की शिक्षा का विशेष महत्व नहीं दिया जाता है। लड़की को लड़के से भिन्न समझकर उसे निश्चित रूढ़िगत काम धंधों में लगा दिया जाता है। पहला बिंदु जो है, शिक्षण के समय कुछ अध्यापक भी लड़कियों को अवांछनीय टिप्पणी करते हैं, जो कि शिक्षण की रीति नीति के अनुकूल नहीं है। ऐसे अध्यापक को यह धारणा होती है कि लड़कियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए कि जो उन्हें सुगृहिणी तथा आदर्श माता बनने में सहायक हो। बालक तथा बालिकाएं कुछ क्षेत्र या योग्यताओं में अवश्य भिन्न हैं, पर इन क्षेत्र में ये एक दूसरे से अलग भी निकल जाते हैं। इसी आधार पर जन्मजात योग्यताओं के अधिक विकास के लिए विशेष शिक्षण रीति नीति अपनाने को जरूरत है तथा अभाव के क्षेत्र को प्रबल करने के लिए विशेष पद्धति का आश्रय लेने का आवश्यकता है। अगला बिंदु कहता है, एक अध्यापक को लैंगिक भेदभाव कम के लिए लिंग भेद आधारित भावनाओं के विरुद्ध बहादुरी वाला कदम उठाना होगा तथा लड़के लड़कियों के बीच पाए जाने वाले वास्तविक भेदों को पहचानना होगा। लड़कियों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण लैंगिक भेदभाव का दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है। समाज के निम्न स्तर से आने वाली लड़कियों के संदर्भ में इस स्तर पर भेद की बुराई और भी अधिक है। समाज के निम्न स्तर पर रहने वाली जातियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा इस प्रकार के अन्य अभावग्रस्त तथा सुविधावाहिनी कई जातियां हैं। इन पर दो दोष आरोपित किए जाते हैं। बिंदु का कहता है, यह अभावग्रस्त परिवार से संबंधित हैं। बिंदु कहता है, यह आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा और दलित हैं। ये दोनों शैक्षिक और सामाजिक दृष्टिकोण उनके सामाजिक उन्नति में बाधक होते हैं। ठीक है, क्या होता है, उनके शैक्षणिक सामाजिक दृष्टिकोण में सामाजिक उन्नति में और उसमें बाधक होते हैं। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े होने के कारण यह समुदाय अनुभव करते हैं कि लड़की की पढ़ाई पर किए जाने वाले खर्च की तुलना में उनके विवाह पर किए जाने वाले खर्च कहीं अधिक लाभप्रद और उपयोगी है। लड़कियों की शिक्षा से संबंधित आर्थिक, शैक्षिक तथा सामाजिक पक्षों के विषय में चिंतन करना अध्यापक के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यद्यपि अनेक राज्य सरकार ने लड़कियों के लिए उचित शिक्षा के लिए अनेक कल्याणकारी योजना का शुभारंभ किया है, जो इस प्रकार हैं। जैसे कि आपको एक है कस्तूरबा गांधी महिला विद्यालय, वहाँ पे सिर्फ बच्चियों लोग का ही पढ़ाई होता है। जैसे यहाँ पे एक है आपको MJ के महारानी जानकी कुंवर महाविद्यालय करके हैं। तो इस वहाँ पे लड़कियों लोग के लिए एक अलग ही व्यवस्था की जाती है। ठीक है, उसके बाद आवास गृह का भी व्यवस्था है, लड़कियों के लिए आवास गृह का भी व्यवस्था है। ठीक है, ये सब किया जाता है। उचित शिक्षा के लिए अनेक कल्याणकारी योजना शुभारंभ किया है। फिर भी लड़कियों की एक बड़ी संख्या विद्यालय में चार दीवारी में ही प्रवेश नहीं कर पाई है। तो ये था आज का सामाजिक लैंगिक मुद्दे। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है।
आप सभी लोग के लिए एक आवश्यक सूचना, 31 तारीख से आप लोग का सीटेट का फॉर्म आ गया है। 31 तारीख से फॉर्म आप लोग को भरना है। और आदित्य के सीटेट क्लासेस को आप लोग जम के ज्वाइन करिए, जम के भाग लीजिए। यहाँ पे मैंने चैप्टर वाइज आप सभी लोग को पढ़ा रहे हैं, टॉपिक वाइज। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर तो विशेष ध्यान दे रहे हैं। और आप लोग के लिए एक सीरीज, आप लोग के लिए CTP का मैं लेके आऊँगा विगत 5 वर्ष के लिए जो है, उसको भी मैं लेके बहुत जल्दी आ रहा हूँ। लेकिन यहाँ चैप्टर को भी लेके चलना है। ये सब चीज़ करके आपको धीरे धीरे करके जिस दिन आएगा उस दिन आप लोग को फिर से मैं नोटिस दे दूँगा इसके बारे में। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।